नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 शेड्यूल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एक किताब जो है वन लाइनर किताब है। ठीक है। और ये किताब महेश बर्नवाल की है। ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका मध्यकालीन भारत की इतिहास। ठीक है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है। और जो कि आज हमारा चैप्टर नंबर जो 30 होगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 30 पढ़ेंगे, मुगलों के अधीन। तो हम मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। तो मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 30 और उसका पहला वीडियो पार्ट नंबर 1। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 30 अध्याय 30 आ गया। तो मुगलों के अधीन। तो मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। ठीक है। तो मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। ठीक है। तो जीवन स्तर क्या था मुगल के समय। तो जीवन स्तर ग्रामीण जीवन पद्धति। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने प्रादेशिक विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था और इस काल में अनेक यूरोपीय व्यापारी और यात्री भारत आए और उनमें से अधिकतर इस देश की सामाजिक व आर्थिक अवस्था का विवरण छोड़ गए। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने प्रादेशिक विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था और इस काल में अनेक यूरोपीय व्यापारी और यात्री भारत आए तथा उनमें से अधिकतर इस देश की सामाजिक व आर्थिक अवस्था का विवरण छोड़ गए। ठीक है। उन्होंने भारत की संपत्ति और समृद्धि का अधिक बखान किया है और उनके विवरण से एक और तो हमें शासक वर्गों की विलासितापूर्ण जीवन का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों अर्थात किसानों, कारीगरों तथा श्रमिकों की घोर दरिद्रता की स्थितियों का पता चलता है। ठीक है। तो उन्होंने भारत की संपत्ति और समृद्धि का अधिक बखान किया है और उनके विवरण से एक ओर तो हमें शासक वर्गों की विलासितापूर्ण जीवन का पता चलता है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों अर्थात किसानों, कारीगरों तथा श्रमिकों की घोर दरिद्रता की स्थितियों का पता चलता है। बाबर ने लिखा है। तो बाबर ने क्या लिखा है। तो किसान और निचले तबके के लोग नंगे ही रहते थे। तो किसान और निचले तबके के लोग नंगे ही रहते थे। ठीक है। उसने पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले लंगोट उसने पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले लंगोट और स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी का वर्णन किया है। तो उसने पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली लंगोट और स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी का वर्णन किया है। 16वीं शताब्दी के अंतिम दौर में 16वीं शताब्दी के अंतिम दौर में भारत आने वाला विदेशी यात्री रॉल्फ फिच कहता है, शरीर के मध्य भाग में थोड़ा सा कपड़ा अतिरिक्त के अलावा लोग नंगे बदन ही रहते थे। ठीक है। दी लेन बताता है। तो आपका दी लेन एक आपका यात्री था, वो कहता है कि सर्दी के मौसम में श्रमिकों के पास अपने को गर्म रखने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे। निकितन कहता है कि दक्कन के लोग नंगे पैर रहते थे। ठीक है। तो निकितन आपका जो यात्री था वो कहता है कि दक्कन के लोग नंगे पैर रहते थे। ठीक है। मोरलैंड मोरलैंड नामक एक आधुनिक लेखक बताता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में बंगाल को छोड़कर उसने किसी को जूते का नाम लेते नहीं सुना। इसका कारण वह चमड़े की ऊंची कीमत बताता है। ठीक है। ग्रामवासी जिस मिट्टी के घरों में रहते थे तो ग्रामवासी जिस मिट्टी के घरों में रहते थे वे आज के मिट्टी के घरों से भिन्न नहीं था। चावल, मोटे अनाज, दालें, जिन्हें पिलसट और दी लेन ने खिचड़ी कहा है, लोगों के मुख्य आहार थे। बंगाल में और तटवर्ती प्रदेशों में लोग बंगाल और तटवर्ती प्रदेशों में लोग मछली खाते थे तथा दक्षिण व प्रायद्वीप प्रदेश में मांस का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी भारत में गेहूं या मोटे अनाजों की बनी चपातियां, दाल और हरी सब्जियां लोगों का आम भोजन होती थी। ठीक है। तो उत्तरी भारत में गेहूं या मोटे अनाजों की बनी चपातियां, दाल और हरी सब्जियां लोगों की आम भोजन होती थी। ठीक है। साधारण लोग भोजन रात में करते थे। तो साधारण लोग भोजन रात में करते थे तथा दिन में चने चबाकर अपना पेट भरते थे। ठीक है। उस समय अनाजों के मुकाबले घी और तेल बहुत सस्ते थे, ज़्यादा गरीब लोग उनका अधिक उपयोग करते थे, परंतु नमक और शक्कर ज़्यादा खर्चीले थे। ठीक है। चारागाह चारागाह ज़्यादा होने से वे मवेशी अधिक रखते थे, जिससे दूध से बनी वस्तुएं उन्हें अत्यधिक मात्रा में मिल जाती थी। ठीक है। गांव के कारीगरों को अपनी सेवाओं का प्रतिफल प्रतिदिन जिन्सों में मिलता था, जिसकी मात्रा दस्तूर में से तय होती थी। ठीक है। गांव में असमानता बहुत अधिक थी। तो गांव में असमानता बहुत अधिक थी और जिस किसान के पास अपने हल और बैल नहीं होते थे उन्हें अक्सर जमींदारों या ऊंची जातियों के लोगों के खेतों में कार्य करना पड़ता था, जिससे वे किसी तक गुजारा कर लेते थे। ठीक है। तो गांव में असमानता बहुत अधिक थी और जिस किसान के पास अपने हल और बैल नहीं होते थे उन्हें
अक्सर जमींदारों या ऊंची जातियों के लोगों के खेतों में कार्य करना पड़ता, जिससे वे किसी तरह गुजारा कर लेते थे। भूमिहीन किसान और भूमिहीन किसान और मजदूर वो अक्सर अस्पृश्य जातियों के लोग होते थे और जिन्हें कमीन कहा जाता था। भूमिहीन किसान और मजदूर अक्सर अस्पृश्य जाति के होते थे जिन्हें कमीन कहा जाता था। जिन किसानों के पास अपनी जमीनें होती थी वे उसे स्वयं जोतते थे और वे खुदाकस्त कहे जाते थे। वे भू राजस्व पारंपरिक दरों से अदा करते थे। उनमें से कुछ के पास हल और बैल होते थे जिन्हें वे गरीबों की मदद के लिए उधार भी दिया करते थे। ये गरीब मुजरियान कहलाते थे तथा ऊंची दरों से भू राजस्व अदा करते थे। ठीक है। खुदाकस्त अपने को गांव का बासिंदा बताते थे। ठीक है। ये बहुधा किसी एक या एकाधिक प्रभावशाली जातियों के होते थे। ये जातियां न केवल ग्रामीण समाज प्रभुत्व कायम रखती थी बल्कि गरीब या कमजोर वर्गों के लिए लोगों का शोषण भी करती थी। ठीक है। मोरलैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की आबादी लगभग 12.5 करोड़ थी। ठीक है। स्पष्ट है कि खेती के लिए उपयुक्त भूमि अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार किसान अपने साधनों और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार चाहे जितनी भूमि जोत सकता था, परंतु सामाजिक प्रतिबंधों की रुकावट थी। अफ्रीका और एशिया के अत्यधिक देशों के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विविधतापूर्ण थी। ठीक है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जैसे गेहूं, चावल, चना, जौ, दलहन, बाजरा, दालें आदि। ठीक है। इसके अलावा ऐसी फसलें भी उगाई जाती थी जिनका उपयोग वस्तु निर्माण में या स्थानीय रूप से प्रक्रमित करने के लिए किया जा सकता था। ठीक है। तो इसके अलावा ऐसे फसलें भी उगाई जाती थी जिनका उपयोग वस्तु निर्माण में या स्थानीय रूप से प्रक्रमित करने के लिए किया जा सकता था। इन फसलों पर भू राजस्व ऊंची दरों से दिया जाता था और इसलिए इन्हें प्राय नकदी फसलें या श्रेष्ठतर फसलें कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में दो नई फसलें तंबाकू और मक्का उगाई गई। तो 17वीं शताब्दी में दो नई फसलें तंबाकू और मक्का उगाई गई थी। ठीक है। इस काल में रेशम और टसर की बागवानी बंगाल में इतनी अधिक होने लगी कि चीन से इनका आयात करने की आवश्यकता नहीं रह गई। 18वीं शताब्दी से आलू और लाल मिर्च की खेती होने लगी। इस काल में भारत कुछ पड़ोसी देशों को खाद्यान्नों विशेषकर चावल और साथ ही शक्कर का निर्यात भी करता था। भारत के गांव माल उत्पादन उद्योग के लिए विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मुहैया कराने में समर्थ थे। तो भारत के गांव माल उत्पादन उद्योग के लिए विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मुहैया कराने में समर्थ थे। ठीक है। मुगल राज खेती के सुधार और विस्तार के लिए किसानों को ऋण तकावी भी देता था। ठीक है। मुगल राज खेती के सुधार और विस्तार के लिए किसानों को ऋण तकावी भी देता था। यद्यपि नई कृषि तकनीकें अभी तक आरंभ नहीं हुई थी, तथापि कुल मिलाकर भारतीय कृषि में काफी कुशलता थी और इस काल में माल उत्पादन और व्यापार के क्षेत्रों में उसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली। तो आपका मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली क्या था? तो पहला भाग खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा हो जाना। लंक बटाई, तो अनाज को खलिहान से लाकर बगैर भूसा निकाले बटाई करना। और रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई करना। ठीक है। तो खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बगैर भूसा निकाले बटाई। और रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई करना। मध्यकाल में किसान जब तक भू राजस्व अदा करता था तब तक उसे उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता था। ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी संतान का उसकी जमीन पर उत्तराधिकार होता था। यद्यपि भू राजस्व की दर बहुत ऊंची थी तथा कभी कभी तो वह उपज का 1/2 भाग हो सकता था। ठीक है। शासक वर्ग, तो सरदार व जमींदार। तो शासक वर्ग आपके सरदार एवं जमींदार थे। ठीक है। तो मुगल सरदारों का वर्ग सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से विशेषाधिकार वर्ग प्राप्त था और आरंभ में अधिकतर मुगल सरदार मुगलों के मूल निवास स्थान तुरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में जैसे तजाकिस्तान, खुरासान, ईरान आदि से लिए जाते थे। ठीक है। तो मुगल सरदारों का वर्ग सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे और आरंभ में
अधिकतर मुगल सरदार मुगलों के मूल निवास स्थान तुरान और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे ताजिकिस्तान, खुरासान, ईरान आदि के से लिए जाते थे। ठीक है। बाबर ने प्रमुख अफगान अमीरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत अशांत तथा अविश्वसनीय सिद्ध हुए। तो बाबर ने प्रमुख अफगान अमीरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत अशांत तथा अविश्वसनीय सिद्ध हुए। जहांगीर के शासनकाल से अफगानों को सरदार वर्ग में स्थान दिया जाने लगा। ठीक है। भारतीय मुस्लिमों को जिन्हें सिख ज्यादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था, शाही सेवा में शामिल किया गया। अकबर के शासनकाल से हिंदुओं को भी सरदार वर्ग में नियमित रूप से शामिल किया जाने लगा। ऐसे सरदारों में सबसे ज्यादा राजपूत लोग हुए करते थे। राजपूतों में भी कछवाहों की प्रधानता रहती थी। ठीक है। एक आधुनिक अनुमान के अनुसार अकबर के अधीन 1594 ईस्वी में हिंदू सरदारों का अनुपात मात्र 16% था और राजा मान सिंह और बीरबल अकबर के व्यक्तिगत मित्र नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। जिन राजपूतों को सरदार का दर्जा दिया जाता वे या तो वंशानुगत राजा होते थे या किसी राजा से संबंधित अभिजात परिवारों के सदस्य होते थे। उस काल में जहांगीर और शाहजहां के दिन सरदार वर्ग में अत्यधिक अस्थिरता आई। मुगल दरबार में सेवा के अवसर की तलाश करने वाले तुरानियों, ईरानियों और अन्य लोगों को देखकर ही फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा है कि मुगल सरदार वर्ग विदेशियों का संगठन था और इन लोगों ने एक दूसरे को दरबार में आने का प्रेरित किया था। ठीक है। जहांगीर और शाहजहां के अधीन अधिकतर सरदार ऐसे थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। साथ सरदार वर्ग में अफगानों, भारतीय मुसलमानों, हिंदुस्तानियों और हिंदुओं का अनुपात बढ़ता रहा। ठीक है। तो जहांगीर और शाहजहां के अधीन अधिकतर सरदार ऐसे थे जिनका जन्म भारत में हुआ था और साथ ही साथ सरदार वर्ग में अफगानों, भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं का अनुपात बढ़ता रहा। हिंदुओं के एक नए मराठा वर्ग ने मुगल सरदार में प्रवेश किया। मराठों को दक्कन के मामलों के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। जहांगीर ने मराठों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। इस नीति को शाहजहां ने जारी रखा। शाहजहां की सेवा करने वाले मराठा सरदारों में शिवाजी का पिता शाहजी भोसले भी था। औरंगजेब ने भी अनेक मराठों और दक्कनी मुस्लिमों को अपनी नौकरी में रखा था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल सरदार वर्ग में हिंदुओं का अनुपात सामान्य रूप से 24% था। औरंगजेब के शासनकाल उत्तरार्ध में उनका अनुपात 33% पर पहुंच गया और उनकी संख्या में 1.5 गुनी वृद्धि हुई। हिंदू सरदारों में मराठे आधे से अधिक थे। ठीक है। तो औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में उनका अनुपात 33% पर पहुंच गया और उनकी संख्या में 1.5 गुनी वृद्धि हुई और हिंदू सरदारों में मराठे आधे से अधिक हो गए थे। ठीक है। सभी सरदार के पास नौकर चाकरों का एक विशाल अस्तबल, हथसाल आदि होते थे। उनमें से अधिकतर सरदारों के पास स्त्रियों से भरा विशाल हरम होता था, जो उन दिनों प्रभावशाली लोगों के लिए साधारण बात मानी जाती थी। तड़क भड़क और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में सरदार अपने शहंशाह की नकल करते थे। एक विवरण के अनुसार अकबर के लिए एक समय के भोजन के लिए 40 तरह के पकवान पकते थे। इन सरदारों के लिए फलों पर अत्यधिक व्यय किया जाता था, जिनमें कुछ इंदा फल जैसे समरकंद और बुखारा से मंगवाए जाते थे। बर्फ उन दिनों विलासिता की वस्तु की कोटि में आती थी, लेकिन सुविधा प्राप्त वर्ग उसका उपयोग वर्ष भर करते थे। ठीक है। जमींदार और ग्रामीण उच्च वर्ग। तो अबुल फजल और अन्य समकालीन लेखकों की कृतियों से यह स्पष्ट है कि भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व भारत में दीर्घकाल से प्रचलित था। ठीक है। भूमि का स्वामित्वाधिकार मुख्य रूप से उत्तराधिकार पर निर्भर रहता था। परंपरा यह भी थी कि जो भी किसी पड़ती पड़ी जमीन में सबसे पहले खेती शुरू करता था, वह उस जमीन का मालिक माना जाता था। मध्यकाल में खेती के लिए
तो मध्यकाल में खेती के लिए अधिक पड़ती भूमि उपलब्धि और किसी गांव की पड़ती भूमि को आबाद कर उस भूमि का मालिक बन जाना कठिन काम नहीं था। ठीक है, वे जिस भूमि को जोतते थे उसके तो वे स्वामी होते ही थे, तथा साथ ही एक बहुत बड़ा तबका ऐसे जमींदारों का भी होता था जिन्हें अन्य गांव से भूराजस्व की वसूली करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त है। यह उस जमींदार का तालुका या जमींदारी कहलाता था। जमींदार अपनी जमींदारी का स्वतत्वाधिकारी स्वतत्वाधिकारी नहीं होता था। जमींदारों और किसानों के भूमि पर अपने अपने अलग अलग तरह के अधिकार होते थे। जिन जमींदारों के ऊपर राजा होते थे जिनका प्रभुत्व कभी छोटे तो कभी बड़े क्षेत्रों पर होता था, जिन्हें अलग अलग सीमाओं तक आंतरिक स्वशासनाधिकार प्राप्त हो जाता था। जमींदारों की अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी तथा वे गाड़ियों अर्थात छोटे किलों में रहते थे, तो जो उनके प्रभाव का प्रतीक होता था। आईन अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में उनके पास 3,84,558 सवार, 42,77,057 पैदल सैनिक और 1,08,063 हाथी और 4,0260 तोपें थी। ठीक है, तो आईन अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में उनके पास 3 लाख सवार, 42 लाख पैदल सैनिक, 1,000 हाथी अप्रॉक्स और 4,000 तोपें थी। ठीक है, इन सब के बावजूद जमींदार देश भर में बिखरे हुए थे तथा वे इतनी विशाल सेना कभी भी और कहीं भी एक साथ मैदान में नहीं उतार सकते थे। ठीक है, जाति कुल या कबीले के आधार पर जमींदार अपनी जमींदारियों में बसे किसानों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। तो जाति कुल या कबीले के आधार पर जमींदार अपनी जमींदारियों में बसे किसानों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है, जमींदारों की संख्या बहुत बड़ी थी और उनका वर्ग काफी शक्तिशाली था। वे अलग अलग नामों से पूरे देश में फैले हुए थे। देशमुख, पाटिल, नायक आदि उनके ऐसे ही स्थानीय नाम थे। सरदारों की तुलना में कमोबेश किसानों का जीवन स्तर बहुत कुछ छोटे राज्यों या सरदारों के समान ही हो सकता था। तो सरदारों की तुलना में कमोबेश किसानों का जीवन स्तर बहुत कुछ छोटे राज्यों या सरदारों के समान हो सकता था। अधिकतर जमींदार गांवों में रहते थे तथा उन्हें एक प्रकार के शिथिल ढंग के स्थानीय भद्रजनों का वर्ग कह सकते थे। ठीक है, मध्यम वर्ग, तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर का कहना है कि भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। मध्यम वर्ग का मतलब व्यापारी और दुकानदार था। ठीक है, भारत में धनाढ़य व्यापारी और वणिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग था, जिनमें से कुछ तो उस समय के विश्व के सबसे समृद्ध व्यापारियों में से थे। ठीक है, इन व्यापारियों के अपने खास अधिकार थे जिनका आधार परंपरा और जान माल की सुरक्षा करना था। ठीक है, लेकिन उन्हें किसी शहर का प्रशासन संभालने का अधिकार नहीं था। इस वर्ग में छोटे मनसबदार, छोटे दुकानदार और कुछ थोड़े से उस्ताद कारीगर शामिल थे। इसके अतिरिक्त इस वर्ग में पेशेवर लोग जैसे हाकिम, संगीतज्ञ, कलाकार, इतिहासकार, विद्वान, काजी, मुल्ला, मौलवी और विस्तृत व विद्यमान मुगल प्रशासन को चलाने के लिए एक बड़ी तादाद में कलम खींचने वाले लोग भी शामिल थे। छोटे अमलों को नगद वेतन दिया जाता था और जिसमें से वे रिश्वत मजदूरी से थोड़ा बहुत इजाफा कर लेते थे। विद्वानों, उलेमाओं आदि अन्य बहुत से पेशेवर लोगों को थोड़ी बहुत भूमि भी दान में दी जाती थी। ऐसी भूमि को मुगल शब्दावली में मदद-ए-मास और राजस्थान में शासन कहा जाता था। मुगल सम्राटों के अलावा छोटे शासक, जमींदार और यहाँ तक कि सरदार भी ऐसे दान दिया करते थे। ये लोग अक्सर ग्रामीण उच्च वर्ग का अंग बन जाते थे तथा शहरों और गांवों के बीच कड़ी का कार्य करते थे। लेखक, इतिहासकार और उलेमा हमेशा इसी वर्ग के लोग होते थे। मध्यम कोटि के व्यापारियों में बालासोर,
खेमचंद एवं हुगली के मथुरा दास प्रमुख थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, तो आपके उड़ीसा में खेमचंद और हुगली में, कोलकाता में आपका जो मथुरा दास प्रमुख थे। ठीक है, वाणिज्य व्यापार का संगठन, तो आपका वाणिज्य व्यापार का संगठन कैसा था? तो भारतीय व्यापारिक वर्ग बहुत विशाल, तो भारतीय व्यापारिक वर्ग बहुत विशाल था और पूरे देश में फैला हुआ था। ये लोग अत्यधिक संगठित और पेशेवर होते थे। इनमें से कुछ लोग विशेष रूप से दूर दूर तक अंतर क्षेत्रीय स्तर का व्यापार करते थे और कुछ को स्थानीय और फुटकर व्यापार में महारत हासिल थी। पहले वर्ग के व्यापारियों को सेठ, बोहरा या मोदी कहा जाता था। दूसरे वर्ग वाले को व्यापारी या वणिक कहा जाता था। ठीक है, वणिक लोग चीज़ों की बिक्री तो करते ही थे, साथ ही गाँव और कस्बों में उनके एजेंट भी रहते थे, जिनकी मदद से वे खाद्यान्न और नगदी फसल खरीदते थे। ठीक है, व्यापारियों के एक विशेष वर्ग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को थोक पैमाने पर ले जाने में विशेष महारत हासिल थी। ये लोग बंजारा कहलाते थे। ठीक है, ये लोग आपके बंजारा कहलाते थे। बंजारे दूर दूर तक व्यापारिक यात्राएं किया करते थे तथा कभी कभी तो उनके कारवाओं में अनाजों, दालों, घी और नमक से लदे हजारों बैल शामिल थे। अधिक कीमती वस्तुएं जैसे सूती और रेशमी कपड़े आदि ऊँटों, खच्चरों या गाड़ियों पर लादी जाती थी। ठीक है, माल को नावों में जल मार्ग से ले जाना ज़्यादा किफायती था। नदियों और समुद्री तटों पर नावों के द्वारा माल का परिवहन आज की अपेक्षा अधिक विकसित अवस्था में था। इस काल में खाद्य पदार्थ और तरह तरह के कपड़े अंतर क्षेत्रीय व्यापार की मुख्य मदद हुआ करती थी। बंगाल चावल और शक्कर के अधिक नफीस मलबल और रेशम का निर्यात करता था। कोरोमंडल तट पर वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, गुजरात विदेशी माल का प्रवेश द्वार था और वह उत्तर भारत को नफीस सूती और रेशमी कपड़ा, पटोला निर्यात करता था। ठीक है, बुरहानपुर और आगरा उत्तर भारत में व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। बंगाल से वहाँ खाद्यान्न और रेशमी कपड़ा आता था तथा मालाबार से काली मिर्च भी पहुँची थी। उत्तर भारत विलासिता की वस्तुओं के आयात करता था तथा नील व खाद्यान्न का निर्यात करता था। लाहौर आपका जो है पाकिस्तान वाला, पर लाहौर दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। कश्मीर में बनी विलासिता की वस्तुओं जैसे शाल, गलीचे आदि के भी विपणन का केंद्र लाहौर ही था। पंजाब और सिंध के उत्पाद सिंधु नदी के रास्ते इधर उधर ले जाया जाते थे। ठीक है, एक और काबुल और कंधार के साथ तथा दूसरी ओर आगरा और दिल्ली के साथ लाहौर का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में गुजरात पहुंचने वाले डच और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों को बहुत सक्रिय और जागरूक दृष्टि से देखा था। ठीक है, पैसे को देश के एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से ले जाने की सुविधा देने वाली एक वित्तीय प्रणाली में से माल के संचालन में मदद मिली। ठीक है, मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी था। हुंडी एक साख पात होती थी जिसका भुगतान किसी निश्चित समय के बाद छूट के साथ किया जाता था। हुंडी में हमेशा बीमे की राशि भी शामिल होती थी। ठीक है, बीमे की दर माल के मूल्य, उसे पहुंचाने के ठिकाने और उसकी ढुलाई की पद्धति अर्थात थल मार्ग, नदी या समुद्र जिस रास्ते से उसे ले जाया जाता था निर्भर था। ठीक है, मुद्रा के विनिमय का काम करने वाले सराफा हुंडियों का कारोबार के विशेषज्ञ होते थे। इस प्रक्रिया में वे खानगी बैंकों का काम करते थे। वे सरदारों के पैसे जमा रखते थे और उसे उधार लगाते थे। हुंडियों के जरिए वे साख पैदा करते थे जो मुद्रा के प्रचलन की अनुपूर्ति करता था। ठीक है, भारत में व्यापारिक समुदाय किसी एक जाति या धर्म का नहीं था। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, जैन और मुस्लिम सभी शामिल थे। राजस्थान में ओसवाल, माहेश्वरी और अग्रवाल आदि मरवाड़ी कहलाने लगे थे। ठीक है, मध्य एशिया के साथ थल मार्ग से चलने वाला व्यापार मुल्तानियों, अफगानों और खनियों के हाथों में था।
18वीं शताब्दी में मारवाड़ी महाराष्ट्र और बंगाल में फैल गए थे। ठीक है। कोरोमंडल तट के चट्टी, तो कोरोमंडल तट के चट्टी और मालाबार के मुस्लिम व्यापारी, जिनमें हिंदुस्तानी और अरबी दोनों शामिल थे, दक्षिण दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय थे। ठीक है। बिरजी बोहरा, तो बिरजी बोहरा का सूरत के व्यापार पर कई दशकों तक सर्ववर्चस्व रहा। उसके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था और वह अपने समय के सबसे धनाढ़ व्यक्तियों में गिना जाता था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर कहता है कि व्यापारी अपने आप को गरीब दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर उनकी हैसियत का पता चल जाए तो उनसे जबरन धन उगाही की जाएगी। शेर शाह के शासनकाल से सम्राटों ने व्यापारियों की संपत्ति की रक्षा के लिए कई कानून बनाए थे। जहांगीर के कानूनों की एक धारा यह थी कि यदि किसी की वे काफिरों या मुसलमान मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति और माल असबाब उसके उत्तराधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा जाए तथा कोई उन्हें हाथ न लगाए। ठीक है। यदि उसका कोई वारिस न हो तो उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए निश्चित पहरेदार नियुक्त किए जाने चाहिए, ताकि उससे प्राप्त धन को उचित कार्यों में, जैसे मस्जिद बनवाने, सराय बनवाने, टूटे हुए पुलों की मरम्मत और तालाबों बनवाने अथवा कुएं खुदवाने में लगाया जा सके। व्यापारियों के प्रत्येक समुदाय का अपना एक नगर सेठ या अगुआ प्रतिनिधि हुआ करता था, जो स्थानीय अधिकारियों से उनकी ओर से बात करता था। तो व्यापारियों के प्रत्येक समुदाय का अपना एक नगर सेठ या अगुआ हुआ करता था, जो स्थानीय अधिकारियों से उनकी ओर से बात करता था। ठीक है। कई कारणों से 17वीं शताब्दी में भारत में वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ। एक महत्वपूर्ण कारण, तो कई कारणों से 12वीं शताब्दी में भारत में वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ, और एक महत्वपूर्ण कारण मुगल शासन के अधीन देश का राजनीतिक एकीकरण और विस्तृत क्षेत्रों में शांति सुव्यवस्था का स्थापना करना था। मुगलों ने सड़कों और सरायों की ओर विशेष ध्यान दिया, जिससे संचार और परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ। वस्तुओं के साम्राज्य में प्रवेश करने के स्थल पर एक ही बार एक समान दर से चुंगी वसूल की जाती थी। ठीक है। सड़कों पर वसूल किए जाने वाले शुल्कों या राहदारी को गैर कानूनी करार दिया गया। हालांकि कुछ स्थानीय राजा उसकी वसूली करते थे। ठीक है। ये सिक्के भारत में और भारत से बाहर मानक मुद्रा बन गए थे, जिससे व्यापार में सहायता मिली। मुगलों की कुछ नीतियों से अर्थव्यवस्था के वाणिज्यीकरण या मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिली। अस्थायी सेना को बहुत से प्रशासनिक पदाधिकारियों को नगद वेतन दिए जाते थे। ठीक है। तो अस्थायी सेना को और बहुत से प्रशासनिक पदाधिकारियों को सरदारों को छोड़कर नगद वेतन दिए जाते थे। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण नकदी के तौर पर किया जाता था तथा उसकी नकदी अदायगी अपेक्षित थी। ग्रामीण अनाज मंडियों के विकास से कस्बों छोटे शहरों का उदय हुआ था। ठीक है। सरदारों की विलासिता की वस्तुओं की मांग के फलस्वरूप दस्तकारी उत्पादन में वृद्धि हुई और इससे शहर का विकास हुआ। 16वीं शताब्दी में कई बड़े शहरों का विकास हो चुका था। रॉल्फ फिंच के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है। अकबर के दरबार में हाजिर होने वाले पादरी फादर मोन्सेरेट का कहना है कि लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं था। ठीक है। 17वीं शताब्दी के मध्य में अपनी यात्रा विवरण लिखने वाले बर्नियर कहता है कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं था और आगरा दिल्ली से भी बड़ा था। इस काल में पश्चिम में अहमदनगर, उत्तर पश्चिम में मुल्तान और पूर्व में पटना, राजमहल, ढाका फैलकर बड़े शहर बन गए थे। अहमदाबाद लंदन की तरह विशाल हो गया था। पटना की आबादी 2 लाख थी, जो उस समय के पैमाने से अधिक बड़ी थी।
ये सभी शहर मात्र प्रशासनिक केंद्र नहीं थे बल्कि उद्योग व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए। अकबर और औरंगजेब, तो अकबर और औरंगजेब दोनों सभी तरह के तोपों के निर्माण में गहरी रुचि लेते थे और सभी तरह की तोपों, बंदूकों, बख्तरों और जहाज़ों के निर्माण तथा विकास के इस क्षेत्र में सरकार के सीधे दखल देने के परिणाम का एक उदाहरण है। मुगल शासक ग्रामीण उत्पादन, तो मुगल शासक ग्रामीण उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल कर लेते थे तथा उस उत्पादन को नकदी में परिवर्तित कर दिया जाता था। 1651 में, तो 1651 में शाहजहां ने समुद्री जहाजों के निर्माण का कार्यक्रम आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका मुगलकालीन सूबों की संख्या क्या थी? तो मुगलकालीन सूबों की संख्या, तो अकबर के समय सूबों की संख्या 12 थी और आईन अकबरी में वर्णित आपका 3 और जो है जोड़ा गया था, तो टोटल आपका 15 सूबे थी। ठीक है, और जो नए सूबे, जो नए प्रदेश जोड़े गए थे वो थे आपके 3, बरार, खानदेश और अहमदनगर, जो है अकबर के समय में जो उनके क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए गए थे। ठीक है, तो अकबर के समय में आपके टोटल 15 राज्य थे, प्रदेश थे, जिसमें आपका बरार, खानदेश और अहमदनगर को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, जहांगीर, तो जहांगीर के समय 15 राज्य था, सूबे था, तो सूबे कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया, जो पहले से ही एक सूबा था। इस प्रकार इनकी संख्या पूर्वतः 15 ही रह गई थी। ठीक है, तो आपका जो है कांगड़ा को जीतकर लाहौर में मिला लिया गया था। शाहजहां के समय में 18 सूबे थे, तो शाहजहां के समय में 18 राज्य थे और 3 इन्होंने अपने राज्य में शामिल किया था, 3 प्रदेश को, इसमें आपका कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा था। ठीक है, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा को अपने राज्य में शामिल किया था। औरंगजेब, तो औरंगजेब के समय में आपके 20 या 21 सूबे थे या राज्य थे और नए सूबे जो जुड़े गए थे आपके 2 थे, बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में अपने राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, औरंगजेब के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर नंबर 30 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।